हम्म, एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ, पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, बच गया एक्स डी एक्स पता है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इस 2 से 2 चला गया, दिस विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, अगला रूल हमारा जो होगा वो होगा एडिशन रूल। नेक्स्ट रूल विल बी, जैसे रूल्स डिफरेंशिएशन के थे ना, डिट्टो उसी टाइप के रूल्स यहाँ भी तुम्हें मिलेंगे, बस कुछ अंतर होगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन चीज ही अलग है। एडिशन रूल ये क्या कहता है, अगर कोई दो फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको अलग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का अलग कर दो और जी एक्स डी एक्स का अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स अगर कोई बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग कर दो और एक्स डी एक्स को अलग कर दो। इंटीग्रेशन अगर सम में, अगर दो फंक्शन का सम है उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इंडिविजुअल फंक्शन के इंटीग्रेशन का सम होगा वो, इंडिविजुअल फंक्शन के इंटीग्रेशन का सम। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स बाय 2 प्लस, तुम लोग बोलोगे भैया एक सी, इस इंटीग्रेशन का सी प्लस सी भी सी ए होता है ऐसा मान लो, इसलिए एक ही सी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन करो एक, 2x प्लस 3 डी एक्स, बताओ कितना होगा ये, सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, करके भी देख लेते हैं कैसे होगा ये। पहले तो 2x एक अलग फंक्शन है, इसको अलग कर दो, 3 एक अलग फंक्शन अलग कर दो, दिस विल इक्वल टू 2x dx प्लस 3 dx। अब कांस्टेंट रूल अप्लाई कर लो, 2 को बाहर निकाल लो, बन जाएगा x dx, यहाँ से भी 3 बाहर निकाल लो, तब बोलेगा भैया dx का क्या होता है, dx का x होता है, ध्यान रखना dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो दिस विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3x एंड प्लस सी, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज पूछना है। हाँ, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पे पावर एक्स ही होता था, इसका इंटीग्रेशन भी ई पे पावर एक्स ही होगा। ई पे पावर एक्स डीएक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, वो भी वही होता है, वो भी क्या होता है, वही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस 2 डीएक्स क्या होगा, और इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डीएक्स क्या होगा, ये दोनों बताना है, बताओ।
हुआ? अब ये कैसे हुआ? तो मैंने उसमें बताया था ना कि जो जो इंटीग्रेशन x के लिए वैलिड होता है वो उसके लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो अगर e पे पावर x इज इतना होगा तो ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा। अंतर क्या होगा कि x का जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड देना है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से यहाँ पे डिवाइड दे दिए। किसी को डाउट इसमें तो पूछो। भैया बता दीजिए ना फिर से। कहाँ से? यहाँ से? हाँ जैसे e पे पावर x प्लस 2 dx है ना, तो हम लोग को इतना तो पता है कि e पे पावर x dx बराबर e पे पावर x होता है। तो जो चीज x के लिए वैलिड है वही उसके लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है। अब यहाँ पावर में x प्लस 2 उसका एक लीनियर फंक्शन है तो बस होगा वही। डिवाइड किससे देना है? जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट 1 है प्लस c। उसी तरह इस केस में भी सोचो, e पे पावर 2x प्लस 3 dx ऊपर x का लीनियर फंक्शन है ना, तो बस उसको वही रहने दो और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड दे दो। तो इसलिए इसका आंसर ये आया। ठीक है, हाँ इसी को सोचने का एक और तरीका, इसी को एक और तरीका सोचते हैं। e पे पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं क्या? e पे पावर x इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब ई स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है ना, तो हम ई स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। क्या बचेगा? e पे पावर x dx। e पे पावर x का e पावर x ही होता है ना। ये स्क्वायर एक मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 कर दो, प्लस 3। बस एक ही वही चीज को सोचने का ये भी तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर कुछ चीज आसान है तो उसके साथ कुछ खतरा भी होगा। उस खतरे को क्या कहते, मतलब देखते हैं पहले। कल को अगर इस टाइप का रहे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, तो ये e पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी नहीं होगा। लिख के काट देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, हमको वो किस में वैलिड होता है? x के सिर्फ लीनियर फंक्शन वैलिड होता है जो x के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ x का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए वो चीज वैलिड नहीं होता। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ भैया। अब एक क्वेश्चन करो। हाँ। ओके, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई नहीं होगा। जितना फॉर्मूला बताएं वो सब कुछ याद होना चाहिए। लॉजिकल तो है लेकिन याद भी रखना पड़ेगा। ln 1 minus 2x plus मॉड मत भूलो एलन के साथ। दिस इज आंसर। अगर कल को ऐसे ये रहता, अगर कल को ये ऐसे रहता तो इसका तो आंसर लोग जानते हैं, एलन मॉड एक्स प्लस सी। ये भी लीनियर फंक्शन ही है ना उसका, तो इसीलिए उसका वैल्यू यही होगा जो इसका है। बस x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड दे देंगे। x का कोफिशिएंट -2 है। ये मॉड देना मत भूलो, मॉड देना मत भूलो, क्योंकि मॉड अगर नहीं देना भूलेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत आएगा। क्वेश्चंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन में दिक्कत आने लगेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ कि इंटीग्रेशन करके निगेटिव आएगा और लॉग के अंदर निगेटिव हो नहीं सकता। शायद अभी तुम लोग लॉगरिथम पढ़ लिए हो क्या पूरा? तुम लोग का आ गया होता कि तुमको मूवी देख के आ जाते तब तुम लोग बोलना फिर हाँ या ना। हेलो। हाँ भैया, आप क्या पूछे? आपका आवाज बीच में थोड़ा कट गया। अच्छा, लॉगरिथम पढ़े हो क्या? लॉगरिथम? नहीं। नहीं ओ भैया। ओ ओ चलो, तो मैं कभी लॉगरिथम भी पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो अभी तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि लीनियर, बस वो मैं लीनियर बेसिकली समझा रहा हूँ तुम लोग को। जो लीनियर के लिए वैलिड है वही इसके लिए भी वैलिड है। वहीं अगर ये क्वेश्चन होता
इसका आंसर ये नहीं होता। ये सब चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोगों पे दिमाग पे ये जोर पड़े कि ये जो चीज वैलिड है ना, ये सिर्फ एक्स के लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो फॉर्मूला मैं एक्स के लिए लिखा रहा हूँ, वो सब के सब फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक एक्स का लीनियर फंक्शन है। अगर एक्स का लीनियर फंक्शन नहीं है तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ और भी टूल्स चाहिए होंगे। वो टूल्स तुम्हें दरअसल मैथमेटिक्स प्रोवाइड करेगा, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी सिर्फ अपन लोग फिजिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं ना। तो अभी जो सिंपल वाला इंटीग्रेशन है ना, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि अगर ये दे रखा है, लीनियर फंक्शन एक्स का दे रखा है, तो वही होगा जो एक्स के लिए होता है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, एक मिनट, एक मिनट। चलो एक क्वेश्चन करो। बनाओ ये, देखो बनता है। हुआ। हाँ भाई। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा x³/3, ठीक है, प्लस, क्योंकि एक लीनियर वाला पार्ट है, लीनियर है ना, एक्स में लीनियर फंक्शन है, तो हम लोग इसमें से एक्स की तरह इसको बिहेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाय 10/3। सॉरी, एक मिनट, एक गलती हो गया, एक्स थोड़ी ना है, 3x - 2 पे पावर 10/3 इंटू 3, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नीचे उतर जाएगा, प्लस इसका भी क्योंकि ऊपर लीनियर है तो वही आएगा, बस एक्स का कोफिशिएंट नीचे उतर जाएगा -5। ये भी लीनियर है तो आंसर वही होगा जो होना था, 3x+2, बस एक्स का कोफिशिएंट नीचे उतर जाएगा 3, और 3 का तो निकाल लेंगे तो 3x + 3। किसी को डाउट हो या नहीं समझ में आया तो पूछ लो।
एक बार देखो इसको ध्यान से, देखो क्या किए हैं बेसिकली हम, जहां जहां x के बदले उसका लीनियर वाला पार्ट था वहां वहां करते चले गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, अभी भी हम कुछ बता दें अगर लग रहा हो कि नहीं समझे भैया तो। नहीं समझे भाई। देखिए 10 आप बोले तब आप क्या है, क्या कहाँ नहीं समझ आया बोलो, ये वाला समझ में आया, कहाँ नहीं आया अब ये हमको बताओ तब ना हम बताएंगे। पहला चीज तो एक चीज गौर करो कि सबका सब अलग अलग फंक्शन है, तो पहले सबको अलग कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना ही चाहिए, क्योंकि एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला ही लिखवा रखे हैं n+1/n+1, तो ये आ जाएगा। ये एक लीनियर वाला पार्ट है ना एक्स का, तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करो, तो इसका भी आंसर एक्स पे पावर n+1/n+1, तो 7/3+1 करेंगे तो 10/3 होगा, और डिवाइड बाय 10/3, एक्स का कोफिशिएंट नीचे उतर जाएगा तो 3 आ गया। उसी तरह इसका इंटीग्रेशन यही होगा, बट -5 उतर जाएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है। ये भी लीनियर ही है एक्स में, तो ln 3x+2, बस एक्स का कोफिशिएंट 3 नीचे उतर जाएगा, और 3 का इंटीग्रेशन तो 3x होगा प्लस c। समझ में आया? हाँ आ गया। चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन देखेंगे, बस मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा, प्रूफ प्रूफ तो आप लोग करते रहना कभी आगे चल के। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला जैसे वहां लिखवाया था ना कि इसका डिफरेंशिएशन वो होता है, उसी टाइप का यहाँ पे इंटीग्रेशन sin x dx का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c। ध्यान देना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। cos x sin x + c, sin x का चूंकि डिफरेंशिएशन होता है इसलिए sin x का इंटीग्रेशन ये होता है। उसके बाद sec² x dx का जो आंसर होता है 10x + c, जिसका जो डिफरेंशिएशन होता था ना उसी का इंटीग्रेशन उसका उल्टा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x। cos x cot x का होता था -cos² x, तो cos x² x का जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x + c। उसी तरह sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था बताओ, sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था, याद है? सेकंड। sec x + c। उसी तरह cot x cosec x dx बराबर -cosec x। बस इतने फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है बस अभी, 1 2 3, और मेरे ख्याल से जिसको डिफरेंशिएशन याद होगा ना उसको इंटीग्रेशन आराम से याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है ना, मैंने लिखाया था ना कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसीलिए अगर जिसका जो डिफरेंशिएशन उसका उल्टा उसका इंटीग्रेशन, बस इसलिए अगर तुमको डिफरेंशिएशन याद है तो तुमको इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा। अब वैरायटीज कैसे बनेंगी इसमें, तो वैरायटीज में तो कुछ नहीं है, मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फिर तुम लोग कुछ करना। जैसे कल को मान लो sin 2x का इंटीग्रेशन पूछ ले, हम लोग को तो sin x का आता है, तो कोई अंतर नहीं है, ये अभी भी लीनियर फंक्शन है ना x का, तो बस -cos 2x, लेकिन x का कोएफिशिएंट नीचे उतार देना +c। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड अगर मान लो तुमसे पूछ दे cos ऑफ 2x - 3 dx, तो एंगल जो है अभी भी हमारा लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो आंसर इसका क्या होगा sin 2x - 3, और x का कोएफिशिएंट 2 उतर जाएगा नीचे +c। अब ये क्वेश्चन तुम लोग करो, sec²
5x एट dx इजिकल टू क्या होगा बताओ। ऊपर 6 फॉर्मूला है ना, ऊपर जो ये 6 फॉर्मूला इसी में से देख लो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है देख लो एक बार, ठीक है। अब बताओ क्या होगा आंसर। tan 5x plus 8 by 5 plus c। 10 5x प्लस 8 बाय 5 प्लस 3। किसी को कोई डाउट तो पूछो। अब पूछा करो, बेहिचक अथी रहो, हेजिटेट मत किया करो किसी चीज में। और नहीं हो तो हमको मैसेज कर दो, अथी वाला ये है ना जूम पे जो मैसेज का आता है, सिर्फ मेरे पे कर तो हम समझ जाएंगे कि तुमको डाउट, अगर तुमको अथी दिक्कत हो रहा है ग्रुप में पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे, हम बता देंगे। लेकिन डरो मत, डाउट पूछने से डरो मत, क्योंकि आज जो डाउट रहेगा ना वो कल जाके पहाड़ बन जाएगा, तो दिक्कत होगा बहुत, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx क्या होगा बताओ। minus cot 3x plus 5 by 3 plus c। माइनस कॉट 3x प्लस 5/3 प्लस c, जो हम लोग पाया था वही, ठीक है। ओके, बताओ, सोचो, ध्यान से सोचो, डरो मत, क्वेश्चन से आराम से सोचो क्या होगा इसका। एक मिनट रुको, एक मिनट, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने दो हमको थोड़ा सा, मजा नहीं आ रहा हमको इस क्वेश्चन में इतना। हाँ, तो बताओ क्या होगा। sec x plus 2 theta plus c। एक्स प्लस, इसको 5 बोलते हैं, दिस इज नॉट थीटा। थीटा जो होता है ना उसको, इसको हॉरिजॉन्टल चीरते हैं, और अगर हम लोग जीरो को वर्टिकल चीरे ना तो इसको 5 बोलते हैं, 5। सेक एक्स प्लस 2 5 प्लस 3, ठीक है। किसी को डाउट इसमें। नो भैया। अब एक क्वेश्चन बताओ, अब ये बताओ। sec 25 plus x by 2 plus c। बहुत अच्छा, सेक 2 5 प्लस एक्स बाई 2 प्लस, अब सोचो, अब बताते हैं ऐसा क्यों। ये जो dx होता है ना उसको हमेशा ध्यान से देखा करो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना तुमको उसके बारे में सोचना है। यहाँ पे डी फाई है ना, इसका मतलब तुमको फाई के रिस्पेक्ट में, यानी तुम्हारे पास वेरिएबल ऑफ फाई है। यहाँ dx था, यहाँ पे dx है, इसका मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल है वो x है, और यहाँ डी फाई है, इसका मतलब जो वेरिएबल है वो फाई है। तो x के वेरिएबल होने के कारण ये बनेगा, और फाई के वेरिएबल होने के कारण ये आंसर आएगा। तो अंतर दोनों क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल किसको माना गया है। पहले वाले इंटीग्रेशन में वेरिएबल x को माना गया है, दूसरे वाले इंटीग्रेशन में वेरिएबल फाई को माना गया। तो ये याद रखना कि वेरिएबल किसको माना जा रहा है, ठीक है। ओके,
ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला। अब इंटीग्रेशन का एक नया तरीका सीखेंगे जो मेरे ख्याल से इस लेवल पे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो अगर अभी सीखने का पूरा कोशिश करना जो हम सिखाएंगे, नहीं सीख पाओ तो कोई बात नहीं, तंग तो नहीं करेगा, बट ये ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में 12th में तो ये करना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा यही तरीका यूज होगा मैथमेटिक्स में, मतलब मोस्टली यूज होगा, सबसे ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है यूज। लेकिन अभी जो तरीका बताएंगे इट इज वेरी गुड मेथड। हार्ड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कभी कभी ये यूज करते हैं, इसको कहते हैं मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज लिटिल बिट टफ इस लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे हो जाएगा। जैसे फिजिक्स का कोई बहुत टफ प्रॉब्लम है जिसमें इंटीग्रेशन बहुत अच्छा खासा लग रहा है, तब हम लोग उस जगह पे इसका यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को इंटीग्रेशन ये दिया है x इंटू 1+x² पावर 7 dx, एक समय के लिए ये हम लोग को इंटीग्रेशन दिया, ठीक है। हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अगर यहाँ पे कुछ लीनियर होता तो शायद बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे कि कर ही देते, शायद चांस बन जाता है करने का। बट यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है अंदर में, उसके बाद तो और लगेगा कि अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा लगेगा कि खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। कैसे? लेट 1+x² बराबर टी, मान लेते हैं समय के लिए 1+x² टी है। दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो टी के टर्म्स में करो। तो x² का टी के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x इंटू dx/dt, एंड दिस इज 1। अब इस dt को इस तरफ ले जाओ तो तुमको पता चलेगा 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये x मल्टीप्लाइड है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1+x² पे पावर 7 x dx, ठीक है। बस आगे पीछे करने में क्या दिक्कत है। अब अगर हम इसको t माने तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 1+x² की जगह t रख दो, यानी कि क्या बन गया t पे पावर 7, और x dx के बदले हम लोग dt/2 लिख सकते हैं क्या, यानी कि ये क्या बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर 7 dt। अब तुम खुद सोचो, क्या इसका इंटीग्रेशन तुमको आता है, t पे पावर 7 dt का इंटीग्रेशन आता है? हाँ भैया। तो बस आंसर क्या हो गया, t पे पावर 8/16 प्लस c। 16 क्यों, 8 नीचे आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 बन गया, ठीक है। अब t का जो माना था, t जो हमने माना था वो रख दो, तो आंसर क्या आ गया 1+x² पे पावर 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। दिस इज द आंसर। किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट हो तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ में आया क्या करती है भैया तो पूछो। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या किए? देखो सब्स्टिट्यूशन के पहले ये किए, फिर हम क्या किए, हम अगर 1+x² को t मानेंगे ना, तो हमको यहाँ पे जो डिफरेंशियल है, यानी जो हमारा जिस रिस्पेक्ट में कर रहा है उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो dx के बदले हमें dt लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए t के टर्म्स में। यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। हमको ये बना। अब हम क्या किए, इस dt को इधर ले आए, तो हमको क्या मिल गया 2x dx बराबर dt, यानी यहाँ पे मेरे पास x dx है ना, तो x dx को हम dt/2 लिख सकते हैं। तो बस x dx को हम dt/2 लिखे और ये इसका t पावर 7 आ गया, तो बस इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। हाँ भैया। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर तुम लोग करना। मान लो कल को क्वेश्चन दिया है x पे पावर 2/3 इंटू 1 पावर x माइनस पावर 5/3 पे पावर 7 dx। मान लो कल को हमको ये दे दिया। अब ध्यान दो कि तुम लोग को लगेगा कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हर जगह लगा सकते हैं क्या, हर जगह जहां जहां चाहें। तो देखो, अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाने से पहले हम कुछ कुछ पढ़ाए थे, जनरल फॉर्मूलाज कुछ कुछ पढ़ाए थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ा है, कुछ अथी पढ़ा है। तो
अगर वो सब फॉर्मूला ना लग रहा हो तुम लोगों से कहीं, वैसे अभी इतना हार्ड नहीं पूछेंगे तुम लोगों से कहीं भी कि ना लगे, लेकिन बाय चांस अगर ना लग रहा हो तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरफ अग्रसर होंगे। इसलिए सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले अपने आप वहां पे देखना कि क्या मेरे पास कोई और तरीका है क्या लगाने का, ठीक है। और प्राइमरली अभी अभी इस इंस्टेंट पे तुम लोगों के पास वही मेथड सफिशिएंट होगा, लेकिन ये सब मेथड एक ऐसे जगह तुम्हारा हेल्प करेगा जहां पे कि टफ इंटीग्रेशन का यूज हो रहा होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, लेट 1 - x⁵ इक्वल टू t। अब एक चीज सोचो, सब्स्टिट्यूशन के दौरान एक चीज बहुत जरूरी होता है कि किसको t माने, किसको t माने। मान तो मैं x⁵ को भी t सकते थे, लेकिन फिर क्या अपन देखते हैं कि अपने पास मेनली कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ सोचो कल को अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता, बहुत आसान, इसका तो हम लोग जानते हैं। लेकिन कल को अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता, दिस विल बी अ टफर क्वेश्चन, ये तो हमसे होता ही नहीं। तो हम लोग उसको मानते हैं जो कि इस क्वेश्चन को टफ बना रहा है, ये वाला पार्ट टफ बना रहा है। अभी समझने के लिए यही समझो, बाद बाकी जब धीरे धीरे तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा ना इस चीज पे, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे मानते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इसको माने, अब इसको माने तो इसका डिफरेंशिएशन करो फिर दोनों तरफ t के टर्म में। इसका डिफरेंशिएशन होगा -5/3 x⁵ dx बाय dt, dt को उस तरफ लेके चला गया तो दिस इज। अब इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो चीज है मेरे पास वही देखो यहाँ पे भी आया, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसको t माना उसकी जगह t पे पावर 7 लिख दो, और ये 3 को उधर ले जाओ, -3/5 dt। यहाँ से सोचो तो x पे पावर 2/3 dx बराबर -3 पे पावर 5 dt आ गया ना यहाँ से। तो बस अब इसको कर लो, दिस इज इक्वल टू -3/5 t पे पावर 8/8 प्लस c, t के जगह ये माने थे तो बस इसको पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन बनाओ। देखो बनता है, आराम से कोशिश करो। हुआ। देखो कैसे करेंगे,
अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो 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 सोचो, अगर कल को ये क्वेश्चन ऐसा होता तब तो बहुत आसानी से माइनस कॉस एक्स प्लस सी लेके निकल जाते। इस क्वेश्चन में दिक्कत कौन दे रहा है? ये एक्स क्यूब दे रहा है ना दिक्कत। अगर कहीं ना, अगर हम एक्स क्यूब को कोई लीनियर में टर्म में चेंज कर सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। तो बस क्या करो, लेट एक्स क्यूब को टी मानो। टी हम किसी को क्यों मानते? ताकि हम उस चीज को लीनियर बना सके। ठीक है, तो करेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक आएगा ना। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी टी बाय 3 से। दिस विल इक्वल टू साइन टी डी टी बाय 3 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस टी बाय 3 प्लस सी विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कब करो। इंटीग्रेशन साइन एक्स पे पावर 8 कॉस एक्स डी एक्स करो, देखो क्या आता है। हुआ बच्चों? हेलो। ये थोड़ा बता दीजिए। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढने का कोशिश करो कि कौन सा चीज है जो तकलीफ दे रहा है। तो तकलीफ तो इसमें से खैर सब दे रहा है, तो मान लो साइन एक्स को टी। हमेशा चेक करो कि बगल में किसका डिफरेंशियल से डिफरेंशिएशन किसका दिया है, ये चेक करो हमेशा। यहाँ जैसे देखो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का। यहाँ पे चेक करो कि एक्स पावर 2/3 किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका। उसी तरह यहाँ पे चेक करो एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का। तो जिसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया है ना, तो गौर उस पर फरमाओ और उसको टीम मानने का कोशिश करो। अब cos x जो होता है sin x का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो उसको टी मान लिए। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट, cos x dx इज इक्वल टू dt। बस इसको पुट कर देंगे, टी पे पावर 8 dt दिस इज इक्वल टू टी पे पावर 9 बाय 9 प्लस सी दिस इज इक्वल टू cos x पावर 9 बाय सॉरी sin x पावर 9, आई एम सॉरी sin x पावर 9 बाय 9 प्लस सी। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनीथिंग। श्रेया समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही क्या?
नहीं आ रही है आवाज। ओके ओके, चलो। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हुआ। भैया आप इंटीग्रेशन पढ़ाने वाले हैं? इंटीग्रेशन में वापस से शायद। आवाज कट रही है कुछ, कोई और बोलेगा क्या बोलना चाह रही है बच्ची? आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाले थे ना? अच्छा, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाले थे क्या? हम वेक्टर का शायद। पता नहीं, मैंने ये अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस में ये बोला था ना कि आज मैं इंटीग्रेशन खत्म करूंगा कुछ भी हाल पे। वो अगर एक्सटेंड हो भी जाए तो कोई अच्छी नहीं है। तो अब खत्म हो ही जाएगा, एक ही टॉपिक बाकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे लगा था कि जब टाइम लग जाएगा ज्यादा। नहीं वो वाला नहीं, वो जूही ने कुछ डाउट क्लास मांगा था। ओ 3 लोग मिलके थोड़ा मतलब हम लोग को वापस से पढ़ना था। अच्छा ठीक है, तो सर से तुम्हारा बात हो गया है इस चीज पे, मतलब सर से हाँ बात हुई? हो गया है शायद से। तो कब का डेट दिए हैं सर? टाइम? डेट वेट नहीं दिए, लेकिन हम बस बोल रहे थे कि लगवा देंगे। अच्छा ठीक है, अगर मुझे मतलब मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन हाँ आया नहीं है अभी। क्लास व्लास कहीं गए थे तो मिस हो गया था, वो भी अभी जूही भी क्लास नहीं कर रहे थे, हम लोग को वापस पढ़ना। अच्छा ठीक है, अगर सर कोई टाइम देंगे तो संडे को कर लेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है इसको लेके, या हो सकता है कि शायद विशाल सर ने तुम लोग का इंटीग्रेशन का उनको ना बोले सर ऐसा हुआ हो। तो मैं एक बार बात करके फिर कंफर्म करूंगा, ठीक है। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने पूरा का पूरा जो भी चीज पढ़ा ना इंटीग्रेशन में, डेट ऑल कंसर्न विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे हमने लिमिट नहीं लगाया। अब हम लोग लिमिट लगाना सीखेंगे कैसे करते हैं, चलो। जैसे मान लो ये दिया है, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले इंटीग्रेशन करो जैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे लिख दो 1 2, पहले x पे 2 डालो तो 2 का क्यूब बाय 3, फिर -1 का क्यूब बाय 3, तो आंसर क्या होगा 7/3। दिस इज बेसिकली डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था कि हमारे पास एक फंक्शन आता था, जैसे सोचो हमने एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और हमें एक फंक्शन ही आया। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे को एक वैल्यू निकल के आएगा, एकदम वैल्यू। अब इसको डिफिनिट क्यों बोलते हैं, उसको इनडिफिनिट क्यों बोलते हैं? इनडिफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सी आता है। सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था ना, मैंने बताया था ना कि सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पे डिपेंड करेगा हम जो रखना चाहें। हाँ ये भी डिपेंड करता है कि इनिशियल वैल्यूज क्या है फंक्शन की, वो बात ही बात है। बट सी कुछ भी ले सकता है, बट यहाँ पे सी के ऐसा कुछ आया नहीं, सी तो आया ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये डिफिनिट है एकदम, आपको कोई पार्टिकुलर एकदम डिफिनिट वैल्यू मिलेगा। और वहां आपका डिफिनिट नहीं था ना, आपको कुछ भी मिल सकता है, एक बंच ऑफ आंसर मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप ऑफ आंसर्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसको डिफिनिट बोलते हैं और उसको इनडिफिनिट बोलते हैं। उसी तरीका से मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है 0 से π/2 x sin x² dx, मान लो इसको कैसे करेंगे, लेट x² इज इक्वल टू t, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx हमारे पास dt/2 आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन में एक और चीज ध्यान रखना। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, साइन टी dt/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos t/2 इज इक्वल टू -cos x²/2, क्योंकि t को 2 स्क्वायर थे। अब वैल्यू पुट कर दो 0 से π/2, x का वैल्यू 0 से π/2 था। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस साइन को पहले बाहर रख लो, क्या होगा cos/π²/4 डिवाइडेड बाय -cos/0, cos/0 वन होता है डिवाइड/2। दिस इज द आंसर। तो पहले इंटीग्रेशन कर लो सब्स्टिट्यूशन के बाद, उसके बाद फिर उसमें लिमिट पुट कर दो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते थे अपर लिमिट, ठीक है। किसी को डाउट तो पूछो।
चलो अब हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। कहाँ इंटीग्रेशन का यूज पड़ता है? मतलब इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना कि एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज एरिया अंडर द कर्व करते हैं। कैसे करते हैं ये समझो। मानो कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और दिस पॉइंट इज x1 and this point is x2, then integration from x1 to x2 fx dx जो होता है ना, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये दिस एरिया जो कि x एक्सिस के अंदर बाउंड है। दिस एरिया, ये ध्यान रखना, इस एरिया के बराबर होता है ये, यानी कि एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन एक्स एक्सिस के बीच में और ग्राफ के बीच में x1 से x2 के बीच का जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसे क्वेश्चन लेते हैं y x u u u। मान लो एक सेकंड पूरा क्वेश्चन करता हूँ। 2, दिस इज 4, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज -5। तुम्हें पता करना है कि फाइंड द टोटल एरिया, ये टोटल एरिया पता करना है। फाइंड क्या पता करना है? ये मान लो ये फंक्शन है, जो लाइन है ना, दीज आर फंक्शंस एफ एक्स, मान लो एफ एक्स है डी एक्स 0 to 7। अब समझो, पहले सुनो, अब यहाँ पे चीज समझो। तुमको क्या बोला, ये जो लाइंस है ना, ये पूरी की पूरी लाइंस यहाँ से 0 से लेके 7 तक, ये एक फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आसान है, आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम का हम लोग जानते ही फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लगा देंगे। बट मेरा मकसद वो नहीं है इसको बताने का। एक क्वेश्चन है कि तुमसे पूछ रहा है कि ये पता करो दिस, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। इस दोनों में अंतर क्या है क्वेश्चन में, वो मैं समझाता हूं। जब भी कभी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलेंगे और एक्स एक्सिस के नीचे वाले को निगेटिव बोलेंगे। ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस वाले को निगेटिव बोलेंगे। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ऊपर का जो एरिया है, यानी कि एरिया एबव एक्स एक्सिस, वो कितना आएगा बताओ। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है, इसको एक समय नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का एरिया कितना होगा, हाफ, पैरेलल साइड का सम 5 + 2, हाइट कितना है 10, तो मेरे ख्याल से 35 स्क्वायर यूनिट। और ये जो एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हाफ 2, बेस 2 है और हाइट कितना है 5, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। अब मैं ये चीज समझाता हूँ। जब अपने को ये पूछे ना दिस, तो हमें एरियाज को अलजेब्रिकली जोड़ना है, अलजेब्रिकली जोड़ना है। ऊपर वाले को +35, नीचे वाले को -5, तो दिस इज इक्वल टू 30। इंटीग्रेशन जब पूछे, डिफरेंट इंटीग्रेशन, एक मिनट, 0 से 7, जब डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछे तो एरिया को अलजेब्रिकली जोड़ना है। वैसे ये बताता क्या है, एरिया, अलजेब्रिक एरिया, अच्छे से बोलूं तो अलजेब्रिक एरिया बताता है। तो कभी भी अगर इंटीग्रेशन पूछे ना, तो तुम लोग को एरियाज को अलजेब्रिकली जोड़ना है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और सेकेंड पार्ट का आंसर जो है
टू 35 प्लस। तो पहला और दूसरे क्वेश्चन में अंतर यही है, पहला में तुम्हें इंटीग्रेशन मांग रहा है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया एबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव मानते हैं और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि एरिया बताओ, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, तो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये दोनों क्वेश्चन एक नहीं है, दी आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में तुमसे इंटीग्रेशन मांग रहा है डेफिनेट, और दूसरा क्वेश्चन में तुमसे एरिया मांग रहा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बट जो तुम्हारा एरिया अगर डायरेक्ट पूछ रहा है वो तुम्हें परफेक्ट एरिया ही पूछ रहा है। इट मींस वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द एरिया, ना कि अलजेब्रिक सम नहीं, मॉडिकली सम, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ना है उसमें। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ भैया। हाँ भैया। अगर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। किसी को कुछ बोलना था? चलो एक क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक। ये जो पूरा का पूरा कर्व है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एक एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे कि 0 से 2 तक का जो ग्राफ है ना, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है और फिर एक नीचे आ रहा है। तो तुम्हें ये निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। आया? देखो, पहले इस एरिया को 3 भाग में बांटो। एक एरिया ये वाला, अब क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया निगेटिव एक्स एक्सिस में है नहीं, तो डायरेक्ट एरिया को जोड़ देंगे। पहले तो ये एरिया में बांटो, ये इस एरिया को निकालो। ये तो क्या होगा, एरिया, इसको A1 बोलता हूँ, A1 बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 3/3 0 2, दिस इज इक्वल टू 8/3 -0, दैट इज इक्वल टू 8/3।
यानी कि जो पहला मैंने जो वाइट वाला पार्ट किया उसका वैल्यू 8/3 आया। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो एक स्क्वायर मतलब किसी ना किसी का लग रहा है, तो उसका ये वाला साइड तो मालूम है, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ये साइड तो मालूम है। ये साइड कैसे पता किया जाए? किसी के पास कोई क्लू है क्या इस साइड को पता करने के लिए? इस साइड को कैसे पता करें, यानी यहाँ से यहाँ तक का, ताकि इस स्क्वायर का तो फिर एरिया निकल जाएगा ना। इसको मैं A2 बोलता हूँ, समय के लिए A2 बोल देता हूँ इसको। A2 बराबर नीचे का साइड का लेंथ 2 है, ब्रेथ निकलेगा बात बन जाएगा, या लेंथ निकला जिसको भी बोलो, तो कितना आएगा लेंथ का वैल्यू? किसी के पास कोई क्लू? अरे गौर करो ना, y=2x², 2 पे कितना होता है? 4 होता है ना। 2 पे y=2x² का वैल्यू 4 होगा, तो ये 0.4 है ना, 4। 2 पे 4 है, तो ये पूरा का पूरा लेंथ 4 ही है ना, इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये जो बचा हुआ एरिया मेरे पास है, ये जो एरिया है रेक्टेंगल ट्राइंगल वाला, सॉरी, इसका भी निकाल लो। इसको A3 बोलता हूँ एक समय के लिए। तो A3 बराबर कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 और हाइट 4, तो 4। एरिया कितना निकल के आ गया टोटल? यानी कि जो इंटीग्रेशन है, इट मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही लिखो इसको, 0 to 6 fx dx कितना आ गया? 8/3 + 8 + 4। बस, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पूछो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं भैया। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन अब हो गया, यहाँ तक खत्म, सब कुछ यहीं तक खत्म था। एरिया वेरिया जो भी करना था सब कुछ यहीं तक करना था। अब एक थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हार्ड इंटीग्रेशन आता है तो जैसे मान लो sin² x का पूछ रहे इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं हम लोग, लेकिन sin² x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। लेकिन sin² x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, याद होगा cos2x को हम लोग लिखते थे क्या, 1 - 2 sin² x। याद होगा फॉर्मूला, अगर याद होगा तो पता होगा। तो यहाँ से sin² x को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1 - cos2x/2। ये वाला फॉर्मूला याद है बच्चों? cos2x बराबर 1 - sin x। हाँ, बस उसी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - cos2x/2 का इंटीग्रेशन। तो बस, तो cos2x इसको तोड़ दो, 1/2 - cos2x/2 dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आता ही है। दिस इज इक्वल टू x/2 - sin2x/4 प्लस c। cos2x का क्या होगा, sin2x, और एक 2 नीचे उतर जाएगा तो 4 बन जाएगा। 2x का x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो नीचे 2 उतारूंगा तो 2 × 2 4 बन गया, प्लस c। तो हम लोग कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज करते हैं, याद रखना। इंटीग्रेशन मैंने बोला था ना कि कैलकुलस, शायद तुमको बोला था कि किसी और को बोला था, कि इंटीग्रेशन का यूज बहुत, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज इंटीग्रेशन में बहुत आराम से होगा और बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना भी मैंने फॉर्मूलाज लिखाया है वो सारे याद होने चाहिए फॉर अच्छे इंटीग्रेशन के लिए। वैसे इंटीग्रेशन तुम लोग अच्छे से 12th में पढ़ोगे, इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। समझ में आया दिव्यांगी, समझ में आया? हाँ भैया। ओके, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन और इसी के साथ मैथमेटिकल टूल्स भी हमारा हो गया समाप्त। ठीक है, अब तुम लोग क्या करो, जो तुम्हारे पास वो बुक है ना, बुकलेट है ना, वो वाली, किसकी, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स की, उसको अब तुम लोग शुरू से करना शुरू कर दो। ठीक है, इट मीन्स कि हम लोग ने वेक्टर वाला पार्ट किया ही था, फिर मैंने 15 क्वेश्चंस बोली थी, शायद आज के दिन ही डिस्कस करने का था ना अपना।
आज के ही दिन शायद अपन बोले थे डिस्कस करेंगे, चलो कोई नहीं, आज अपना खत्म हो गया ना, तो आराम से अपन डिस्कशन करेंगे 2-3 दिन में, जितना दिन में हो जाए तुम लोगों से। शुरू से एक बार रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ उसको, फिर तुम लोग को बताता हूँ क्या क्या करना है तुम लोगों को। 1 मिनट। एक्सरसाइज 1 में ना वेक्टर से पहले जितना भी है ना वो सब करना है। एक्सरसाइज 1 में वेक्टर से पहले जितना भी है वो सब करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, सब। आई थिंक टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हैं? 71 क्वेश्चंस है टोटल मिला के। 1 मिनट, नहीं 71 नहीं है, 71 नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। 145 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं तो जो कि 1-1, 2-2 सेकेंड में होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो सब क्वेश्चंस भी तुम लोग के पास हैं। तो तुम लोग कब डिस्कस करोगे ये 141 क्वेश्चन सारे, 145 क्वेश्चन सब मिला के? मुझे कोई डेट दे दो कि भैया इस दिन डिस्कस करना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं क्या? अगर है तो बोलो, मैं फिर कम कर दूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। जो 1 मिनट रुको तुम लोग, आज मेरे लैपटॉप में खराब हुई। हाँ बोलो। सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे को सब हो तैयार? किसी को कोई प्रॉब्लम सैटरडे को? किसी को कोई प्रॉब्लम है सैटरडे को तो बोल दो पहले मुझे, नहीं तो अपन सैटरडे को फिक्स करते हैं। फिर अपना क्लास अगला थर्सडे को है ना, तो थर्सडे को हम लोग यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट और एरर पढ़ लेंगे कुछ कुछ, ठीक है। नहीं तो यूनिट डायमेंशंस और मेजरमेंट अभी रहने दो, ठीक है। यूनिट डायमेंशंस, मेजरमेंट अभी रहने दो, अभी अपन काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे पहले। काइनेमेटिक्स के बाद कुछ 2-3 काइनेमेटिक्स मतलब न्यूटन्स लॉ के बाद फिर ये यूनिट डायमेंशन पे लौट के आएंगे। तो यूनिट डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन अंतिम में करेंगे यूनिट डायमेंशन। तो 11 को अपन काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। सॉरी 11th बोलता हूँ, यानी अगले दिन, अगला जब भी क्लास है, ठीक है, तब हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। और